गुजारा को आप रखें। चौधरी अभय सिंह जी चौटाला साहब। आदर और सम्मान के योग आज इस जाट इंटरनेशनल संसद के मुख्य अतिथि मेघालय के महामहिम चौधरी सतपाल मलिक साहब, पूर्व में रहे मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, दिल्ली विधानसभा के पूर्व में रहे स्पीकर शास्त्री जी, अनेक बार संसद के सदस्य रहे ब्राड़ साहब, मंच पे बैठे हुए देश विदेश से आए हुए जाट समाज के साथ जाट समाज को बढ़ावा देने वाले सभी मेरे आदरणीय साथियों, माताओं, बहनों, आज विशेष रूप से आप सबको आमंत्रित करने वाले दोनों भाई पलसानिया जी, कबलानिया जी, मैं इन दोनों का शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने आज मुझे आप सब लोगों से मिलने का एक सौभाग्य दिया। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए। मेरे से पहले बहुत सारे साथियों ने अपने विचार रखे, कैसे जाट समाज आगे बढ़े, जाट समाज की हिस्ट्री क्या रही, हमारे जाट योद्धाओं ने किस तरह से इस समाज का नाम देश और दुनिया में बड़ा करने का काम किया। अगर एक एक के बारे में चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। आप भी बहुत देर से बैठे हैं, आपके सामने सारी बातें अलग अलग साथियों ने अपने अपने तरीके से आपके सामने रखने का काम किया। एंड में सबकी एक ही प्रतिक्रिया थी, सब एक ही बात चाहते थे कि हम समाज के लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और इकट्ठा होकर के अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा अपना एक इतिहास रहा है, महाराजा सूरजमल से लेकर के चौधरी देवीलाल तक अनेक ऐसे योद्धा इस देश में पैदा हुए जिन्होंने हमारे समाज की एक अलग पहचान बनाने का काम किया था। राजा सूरजमल जो थे, उन्होंने तो एक ऐसे समय में जब मुगलों का राज था और कहीं मुगल जो हिंदू को मुसलमान बनाने के लिए प्रताड़ित करते थे, तंग करते थे, परेशान करते थे, अगर उनको किसी ने सबक सिखाने का काम किया तो उस शख्स का नाम महाराजा सूरजमल था। उनकी अपनी एक हिस्ट्री थी। और उसके बाद जब अंग्रेज हमारे देश में आए और अंग्रेज ने जब किसान को कमजोर करने की कोशिश करी, विस्तार से तो चौधरी वीरेंद्र सिंह आपको बताएंगे, लेकिन एक ऐसा समय था किसान के खेत की गेहूं की फसल पक करके तैयार हो गई थी और अंग्रेज जो शासक थे वो किसान की उस फसल के दाम बढ़ाने की बजाय उसे सस्ते पे खरीदना चाहते थे। चौधरी छोटू राम उस वक्त में पंजाब सूबे के रेवेन्यू मिनिस्टर हुआ करते थे और चौधरी छोटू राम ने अंग्रेज की सरकार के सामने अपने उस विधानसभा में कहा था कि अगर आप किसान की फसल के दाम नहीं बढ़ाओगे तो हम पूरी इस पक्की पकाई फसल को आग के हवाले कर देंगे
लेकिन आपको सस्ते में नहीं देंगे। इसीलिए चौधरी छोटूराम को किसानों का रहबर कहा जाता है। उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी, और किसानों में सबसे बड़ा अगर कोई कौम काश्तकार थी तो जाट थे, और उन्होंने अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ी। अंग्रेज को मजबूर होकर के किसान की फसल के दाम बढ़ाने पड़े। उसके बाद इस देश में किसी ने किसान की पहचान फिर से बनाई तो शख्स का नाम चौधरी चरण सिंह था। पहली दफा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ना केवल उन्होंने जाटों की पहचान बनाने का काम किया, बल्कि जो खेती करने वाले लोग थे उनकी पूरी देश के अंदर एक पहचान कायम करने का काम किया। और चौधरी छोटूराम के बाद अगर किसी ने आपकी लड़ाई को लड़ा और आगे बढ़ाने का काम किया तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। चौधरी देवीलाल ने मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए अनेक ऐसे काम किए थे जो आज पूरे देश के लिए मिसाल बने हुए हैं। अगर मैं उनकी भी विस्तार से चर्चा करूंगा तो समय लगेगा। हमारे ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हुए हमारे समाज के, जिन्होंने न केवल खेल की दुनिया के अंदर हमारे गांव का, हमारे सूबों का, हमारे देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोहा मनवा करके नाम रोशन करने का काम किया, बल्कि उन्होंने आपकी अपनी कौम को, जाट कौम को भी एक पूरे देश और दुनिया में उसकी पहचान बढ़ाने का काम किया। हमें उन लोगों पे भी फख्र होना चाहिए। अनेक बार जब युद्ध हुए, उस युद्ध के अंदर अगर दुश्मन को किसी ने सबक सिखाया तो उसमें भी सबसे बड़ी कुर्बानी जो है जाटों की रही है। कारगिल का तो पूरा का पूरा युद्ध जो था, उस युद्ध को तो जीतने का काम हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के जाटों ने मिलकर के किया था। उसमें और जातियों के लोग भी थे, लेकिन बड़ी संख्या में जाट का योगदान था उस युद्ध को जीतने का। मुझे बड़ी हैरानी थी, मैं पूछ रहा था पलसानिया साहब से कि राजस्थान सूबा जो है इसमें जाटों की परसेंटेज संख्या कितनी है। ये बता रहे थे 18 से 22। इस प्रदेश में 22% जाट की संख्या है, जो डिसाइडेड फैक्टर है कि किसकी सरकार बने। आज तक वो अपना चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकी। मैं पिछले दिनों राज्यसभा कभी कल परसों जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव के अंदर जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है उनका एक बयान आया था। उनसे प्रेस के लोगों ने पूछ लिया कि मुख्यमंत्री जी, आपने ऐसा कौन सा चमत्कार किया जिसकी वजह से आपने तीसरा मेंबर राज्यसभा का आपने अपना बना लिया। तो बड़े फक्र के साथ कह रहा था कि 201 एमएलए हैं, उनमें मैं अकेला माड़ी हूं, और मैं इस प्रदेश का अकेला माड़ी अगर मुख्यमंत्री हो सकता हूं, ये चमत्कार कर सकता हूं, तो ये चमत्कार मेरे लिए क्या मुश्किल। ये चैलेंज है हमारे लिए। एक जो आदमी ये कह करके कि मैं 201 में अकेला जीत करके और मैं मुख्यमंत्री बनाऊं, तो 22% लोगों के लिए चैलेंज की बात है कि नहीं है। अभी मेरे से पहले बहन सुमित्रा आर्य जी कह रही थी कि 100 ऐसे राजस्थान में है जिस पे हम जाट डिसाइड करते हैं कि कौन विधायक चुन करके जाएगा, कौन मेंबर पार्लियामेंट बन करके जाएगा। लेकिन हैरानी की बात है, आपकी संख्या तो 30 भी नहीं है। आप तो 100 की बात करते हो, और जब सिर आपके गिने जाते हैं विधानसभा के अंदर तो महसूस होता है, चाहे वो पंजाब है, चाहे हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, वहां का जो जाट है वो राजनीतिक तौर पे आपसे कहीं ज्यादा सूझवान है और आगे भी है। हमारे यहाँ पे मैंने एक चीज और आपके यहाँ पे सुनी। हमारे यहाँ पे तो जितने भी जिले हैं, उन जिलों में कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा जिस डिस्ट्रिक्ट में जाटों ने अपने एजुकेशन सेंटर ना बनाए होंगे।
अंग्रेज के वक्त में भी सर छाजूराम जो जाट हिसार से जो संबंध रखते थे, उन्होंने हिसार के अंदर एक जाट कॉलेज की स्थापना करी। रोहतक के अंदर जाट कॉलेज की स्थापना हुई, जींद में हुई, अनेक जिलों में इस तरह की स्थापना हुई। आज चौधरी देवीलाल के नाम से, सर छोटू राम के नाम से, चौधरी बंसीलाल के नाम से, चौधरी रणबीर सिंह के नाम से अनेक एजुकेशन के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनके अंदर बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी आप जाओगे, जब आप वेस्टर्न यूपी में जाओगे तो आप देखोगे सब जिलों के अंदर जाटों ने एजुकेशन की बड़ी बड़ी संस्थाएं बना रखी है। हर जिले के अंदर आपको 2-2, 3-3 कॉलेज जो है, एग्रीकल्चर के कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो जाटों के नाम पे बनाई हुई है। लेकिन राजस्थान के अंदर 22% पॉपुलेशन है, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। यहाँ एक भी कोई कॉलेज, स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी किसी भी जाट संस्था के नाम पे नहीं है। यहाँ धर्मशालाओं की भी कमी है। मुझे याद है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब 2000 में मुख्यमंत्री थे, 2000 से 2005 के बीच में, तो जयपुर के अंदर ही जाटों ने एक किसान छात्रावास जो है, लड़कियों को कैसे हमारी बच्चियां जो जयपुर में आकर के अपनी पढ़ाई कर सके, उसके लिए एक डॉक्टर हरि सिंह जी ने एक मीटिंग बुलाई थी और उन्होंने चौटाला साहब को भी उसमें इनवाइट किया था। चौटाला साहब ने उनसे पूछा कि बताओ आप मेरे से किस तरह की मदद चाहते हैं। उन्होंने 11 लाख रुपए मांगे थे कि आप हमें 11 लाख की राशि की सहायता करो ताकि हम इस छात्रावास को बना सकें। हम लोग कुछ पैसा अपना इकट्ठा करेंगे ताकि छात्रावास बन करके तैयार हो जाए, हमारी बच्चियाँ इसमें रह करके अपनी शिक्षा पूरी कर लें। चौटाला साहब ने 51 लाख रुपए दिए और 51 लाख देकर के ये कहा था कि अगर फिर कोई कमी रह जाए तो आप बेहिचक मुझे टेलीफोन करके बता देना, मैं फिर से आकर के जितना पैसा आप कहोगे हमारे इस संस्थान के लिए देने का काम करूंगा। मेरी विशेष रूप से जो NRI हैं, जो विदेशों में रह रहे हैं, जो अपना बड़ा बड़ा कारोबार कर रहे हैं, जो भी बता रहे थे कि हमने किस तरह से जाकर के अपना काम शुरू किया और कैसे हमने एक मुकाम हासिल करने का काम किया, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप जाट के घर में पैदा हुए हैं और आपने अपनी मेहनत से बहुत कमाई की है, बहुत नाम अपना कमाया है। आज सब आपका स्वागत कर रहे थे, सब हम वेलकम कर रहे थे। हमें बहुत खुशी हो रही थी कि हमारे लोग आज जो है दुनिया में कहीं ना कहीं अपनी एक हैसियत रखते हैं। तो आप भी अपनी तरफ से एक कोई ऐसी संस्था बनाओ, ऐसी संस्था बना करके जहाँ आज एजुकेशन की ज़रूरत है, जहाँ हमारे बच्चों को बढ़ा करके आगे लाया जा सकता है, उसके लिए आप खुल करके दान दो, इंस्टीट्यूट बनाओ। जैसे हमने हरियाणा के अंदर जगह जगह पे बनाए। आज भी चौधरी देवीलाल के नाम से मैंने सरसा के अंदर उनके ट्रस्ट बना करके एक इंस्टीट्यूट बनाया है, जिसके अंदर आज 6000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ाई करते हैं। 2 ऐसे इंस्टीट्यूट भी मैंने बनाए चंडीगढ़ के अंदर, दिल्ली के अंदर, जिसमें हमारे जो बच्चे जो IAS IPS की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, हम निःशुल्क उनको उनकी क्लासेस करवाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उन बच्चों को हर तरह की मदद करते हैं। हम जहाँ अपने समाज को जोड़ने का काम करें, वहीं हमारे समाज को हम शिक्षित करें। अगर समाज शिक्षित हो जाएगा, बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे, पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, तो मान कर कि चलो समाज अपने आप आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। हम राजनीतिक लोग बड़े स्वार्थी हैं, हमारे में एक बहुत बड़ी कमी है। जो पढ़ा लिखा बच्चा जॉब में चला जाएगा, वो तो समाज के बारे में सोच लेगा, लेकिन हम जो राजनीति करने वाले हैं, हम आपके बीच में भाषण तो दे देते हैं आकर के कि हम समाज के बड़े हितैषी हैं, लेकिन जब राजनीतिक तौर पे कहीं दाव लगाने की बात आती है तो फिर हम समाज को भूल जाते हैं, फिर तो हम अपना दाव लगाते हैं।
आज इसी वजह से हम सब जगह पिछड़ गए। पहले चर्चा चल रही थी कि पहले कई चीफ मिनिस्टर जाट बना करते थे, अब तो एक भी नहीं है। अब एक जो बना है वो भी कठपुतली है। उसका भी ये मान के चलो कि जो केजरीवाल आदेश कर देता है उसको वही मानना पड़ता है। वो तो रबड़ स्टैंप है बेचारे। मैं बधाई देता हूँ चौधरी सतपाल सिंह जी जो महामहिम है हमारे, कि उन्होंने गवर्नर के पद पे रहते हुए भी जब किसान आंदोलन चल रहा था दिल्ली के चारों तरफ, लाखों की संख्या में किसान बैठ करके 3 कृषि के काले कानून को वापिस कराने की मांग कर रहा था। अगर किसी आदमी ने किसान की आवाज को सत्ता में रह करके सबसे ज्यादा बुलंद करने का काम किया और सबसे ज्यादा सरकार को एहसास कराने का काम किया, तो शख्स का नाम और कोई नहीं, आपके बीच में बैठे हैं हमारे महामहिम, जो अपना इस्तीफा जेब में डाल करके गए थे प्रधानमंत्री के पास और प्रधानमंत्री को बता के आए कि या तो आप मेरा रिजाइन ले लो और या फिर कृषि के 3 काले जो कानून आपने बनाए हैं इनको वापस कर दो। मैं इनके बारे में जितना भी इनकी इस मामले में तारीफ की जाए बहुत कम है। मैं एक बात कहना चाहता हूं आज इस मंच से, आज हम लोग पता नहीं हमारी इस कौम को आगे बढ़ाने के लिए कब इकट्ठा होंगे, कब इस कौम को आगे लेकर के जाएंगे। आज दूसरी संसद है इंटरनेशनल जो है, पार्लियामेंट के भी 3 सत्र होते हैं। पार्लियामेंट में एक सत्र जो है बजट का हो जाता है, एक उसके बाद आपका सेशन जो है विंटर सेशन आ जाता है, एक बारिश के महीने में भी आता है। लेकिन हमारे तो 4 ऐसे योद्धा हुए हैं, 4 ऐसे नायक हुए हैं जिन्होंने हमारे समाज की पहचान बनाई है, जिनमें सबसे पहले महाराजा सूरजमल थे। उनके नाम की भी एक संसद होनी चाहिए हर साल। एक संसद जो है सब छोटू राम के नाम से भी हो, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। एक संसद चौधरी चरण सिंह के नाम की हो और एक संसद चौधरी देवीलाल के नाम की हो। अगर ये 4 संसद होगी और उन 4 संसद के अंदर आप मान के चलो लोगों की संख्या भी बढ़ेगी और समाज में सुधार भी आएगा। और सुधार के साथ साथ हम जैसे लोगों को भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। उसके साथ साथ आज आप सारे के सारे खेती से जुड़े हुए लोग हो, आपने सारी उम्र अपनी एक पहचान बनाई, तो पहले खेत में काम किया और फिर आगे जा करके चाहे वो आप राजनीतिक फील्ड में गए, चाहे बिजनेस में गए, चाहे कोई अधिकारी बने, वो एक पहचान आपने उस खेती से अपना काम सीख करके बढ़ाने का काम किया। तो आज जरूरत है, जैसे 3 कृषि के काले कानून के लिए एक लड़ाई लड़ी गई थी, आज भी इस देश को जरूरत है कि किसान फिर से मजबूत हो। इसके लिए स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो, ये एक प्रस्ताव मैं आपके बीच में लेकर के आया हूं। और आप इस प्रस्ताव को जब महामहिम अपनी बात आपके सामने रखें, जब ये अपना भाषण खत्म करें, तो दोनों हाथ खड़े करके इस प्रस्ताव को पारित करवाना, पास करवाना। और मैं पलसानिया साहब से कहूँगा कि प्रस्ताव जब पास हो जाए तो इस प्रस्ताव की एक कॉपी देश के प्रधानमंत्री तक और महामहिम साहब को भी देना, ताकि हमारी बात उनके आगे रखी जा सके। मन बहुत था बहुत सारी बातें करूं, लेकिन आप बहुत देर से बैठे हैं, अभी बहुत सारे वक्ता भी हैं, बहुत सारे लोगों ने आपको अपने अनुभव बताने हैं, महामहिम ने बताने हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बताने हैं, और भी कोई साथी बोलने वाला होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हम सब जो है
जो जो सुझाव हमारे बीच में आ जाए हैं उनके ऊपर हमें विचार करना चाहिए और न केवल हमें उस पर विचार करना चाहिए बल्कि गंभीरता के साथ हमें उसको लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा कि हम सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। आवाज इसमें ठीक आती चल जाएगा काम। ना हाँ, क्योंकि ये पकड़ लिया तो फिर ख्याल और आने लग जाते हैं। आज इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों बहनों और बच्चों, बुजुर्ग तो मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि मैं 76 साल का हूं, शायद बहुत थोड़े होंगे जो मेरे से बड़ी उम्र के होंगे। हमारे बीच में मेघालय के राज्यपाल महामहिम सत्यपाल मलिक जी और जिनको अभी आपने सुना भाई अभय चौटाला जी, जगमीत बराड़ जो पंजाब से चल के आए उनको भी आपने सुना, योगानंद शास्त्री जी, और जैसे भाइयों ने बताया कि 130 इस दुनिया के जो मुल्कों से जाट कौम से संबंधित सभी ये डेलीगेट्स कहिए, एम्बेसडर कहिए हमारी कौम के वहाँ, ये यहाँ उपस्थित, इनका मैं दिल से स्वागत करता हूँ। और क्यों करता हूँ? क्योंकि इन्होंने एक शुरुआत की है और उस शुरुआत करवाने का श्रेय ये दो भाइयों को है। इनको, मेरे को तो ये भी नहीं पता ये भाई हैं या नहीं है। हाँ, सतपाल जी अपने सांसद बैठे थे मेरे साथ, तो वो कहने लगे जी इसमें कलवानिया कौन सा है, कलसानिया कौन सा है। मैंने कहा भाई मेरे को पता नहीं, मेरे को तो दोनों ही एक से ही लगते हैं, कुछ पता है नहीं। तो जो इस तरीके से जाटों का जनमत इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। महाराजा जवाहर सिंह जब अपनी माता जी को पुष्कर नहलाने के लिए, पुष्कर का स्नान कराने के लिए गए थे, तो उनके पास फौज तो उतनी नहीं थी, लेकिन उस जमाने में एक कॉल दी गई कि पुष्कर जाएंगे लाव लश्कर के साथ। तो 60,000 से ऊपर जाट इकट्ठा होके उनके साथ चले थे और उससे उनकी ताकत बनी थी। और वो ताकत हथियारों से नहीं बनती, तलवार और गोला बारूद से नहीं बनती, वो ताकत लोगों की ताकत होती है, जिसका प्रयास ये दो भाई कर रहे हैं। और इसमें इनको सफलता मिलने के लक्षण नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि मिलेगी। बाकी इतना जरूर है, सतपाल मलिक जी के शायद 2 महीने बचे हैं अब राज्यपाल के पद पे। 2 महीने के बाद ये सारी कमांड संभाल रहे हैं। अभी आपकी भी उम्र कोई ज्यादा नहीं है, तो एक परिवर्तन आ सकता है और उस परिवर्तन की जरूरत है इस देश को। इतिहास की बातें तो बहुत साथियों ने बताई, हमारा पराक्रम, हमारी शौर्य की अनेक बातें जो इतिहास में तो नहीं है, लेकिन हमें उनका ज्ञान है अपने माँ से, अपने बाप से, अपने पूर्वजों से। और
उसको हमें आगे भी बढ़ाना। इतिहास तो आगे भी लिखा जाएगा तो शायद फिर भी उतना जिक्र हमारा नहीं आएगा, क्योंकि इतिहास लिखने वाले वो कलम के धनी हैं और हम तलवार और लठ के धनी हैं। इतना ही फर्क है बस। लेकिन ये प्रयास अगर आप करेंगे तो कलम के भी धनी बन सकते हैं और धनी भी बन सकते हैं, जिसमें तो उसी का जिक्र आता है, या तो धनाढ़ लोग हैं या जिन्होंने शासन किया है, प्रशासन किया है, राज किया है। हमारी तो 2 रियासतें थी आपके राजस्थान में और 5 रियासतें थी हमारी पंजाब में। उससे भी लोगों को परेशानी थी कि जाट और राजा। तो ये जो भ्रम है लोगों का, इसको तोड़ने का आप जब प्रयास करोगे तो इसके परिणाम निकलने शुरू होंगे। और मैं जब आपके इकट्ठा होने की बात करते हैं यहां मंच से, बहुत से बोलने वाले साथियों ने, इकट्ठा होने का प्रयास आपको अपनी ताकत समेटने का नहीं है, देश की राजनीति में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का नहीं है, बल्कि आपकी और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी को निभाना जाट कौम के लिए बहुत जरूरी है। याद करो राजा महेंद्र प्रताप को, जिसने 25 साल तक विदेश में बैठ के इस देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। याद करो छोटू राम जी को, जो कभी नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बने। उनके मन में एक ही बात थी कि मैं कभी, अगर मेरे में इतना सामर्थ्य रहा तो मैं इस देश के टुकड़े नहीं होने दूंगा। आज मैं आपसे ये सवाल भी पूछता हूं कि क्या आप भी धर्मांधता के शिकार हो? क्या आप भी सामाजिक रूप से ये मान के चलते हो कि इस देश में ईर्ष्या का, बैर का एक माहौल पैदा हो? आप कभी नहीं चाहोगे, क्योंकि आपका चरित्र, आपकी संस्कृति, आपका रहन सहन ऐसा है जिसमें आप 36 बिरादरी के साथ मिलके चलने की आप में क्षमता है। लेकिन लोग हमें अलग करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि हमारी बिरादरी सिर्फ अपनी शक्ति को संगठित करके राजनीतिक तौर पे अपना वर्चस्व कायम करने का प्रयास नहीं, बल्कि इस देश में और दुनिया के इस भूभाग में शांति और अमन पैदा करने के लिए जिम्मेदारी हमारी है। अभी भाई अभय चौटाला ने कुछ अपने विचार रखे, कुछ प्रस्ताव की बात करी। मैं भी आपसे यह कहना चाहता हूं कि एक ऐसा प्रयास करें जो दुनिया देखे। और वो प्रयास क्या? कि जाट समाज, जिसमें हमारे समाज के जट सिख भाई, हमारे सिरवी भाई, हमारे अंजना भाई, हमारे बिश्नोई भाई और हमारे समाज में जो हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमान जाट 1 लाख की संख्या बना के हम 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ था, हम 15 अगस्त को आजाद हुए। हम 14 अगस्त को
अपने पाकिस्तान के अंदर जो हमारे जाट भाई बैठे हैं उनको भी आह्वान करें कि हम 1 लाख आदमी वाघा बॉर्डर पे आ रहे हैं और तुम भी उधर से आओ 1 लाख की संख्या में और इस दुनिया को दिखाओ कि हम जात पात की राजनीति, हम जात पात और धर्म की राजनीति से ऊपर उठ के इस दुनिया को, इस एशिया महाद्वीप को, इस दुनिया को एक संदेश देना चाहते हैं। और वो संदेश ऐसा होगा, वो रूस और यूक्रेन की लड़ाई को भी ठंडा करने में सक्षम होगा। ये आपकी ताकत है, ये आपकी ताकत। कभी भी जाट समाज अपने शौर्य के लिए कभी अभिमान नहीं करता। उसको सिर्फ इस बात का अभिमान होता है कि मैं सामाजिक रूप से शांति और अमन का पहरेदार हूं। यही तो खासियत है कि आपस में कत्ल तक हो जाते हैं, लेकिन जब बैठ के बात करते हैं तो सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और फिर उसी तरह का वातावरण हम पैदा करते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, ये आप भाइयों से, कि आपने जो ये सम्मेलन किया, ये आपका दूसरा सम्मेलन है और आपने विदेशों में जो हमारे भाई हैं उनको भी इकट्ठा किया। अब इस ताकत को 4 गुना करने का एक प्रयास है जो आपको करना चाहिए। एक तो पहला प्रयास मेरा आपसे ये सलाह है कि हमारी जो जाट वीरांगनाएं हैं, महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, और एक सम्मेलन हमारे युवाओं का हो और एक सम्मेलन हमारे नेताओं का हो। बड़ा अफसोस है, मैं तो बात छुपाता नहीं कहीं। आप ये देखते हैं ना, ये या तो रिटायर्ड नेता हैं मेरे वर्गे, 1-2 हैं, अबे है अभी एमएलए बने हैं ये दोबारा से, एक बाबूराम जी बैठे हैं वो भी हैं, और 2-1 चले गए। भाई आप वैसे तो कहते हैं ये राजनेता तालियां बजाएंगे, वोट देंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद, लेकिन आज एक प्रस्ताव पास करो कि जो नेता जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, वो जाट होने का अगर दावा करते हैं, जाट के नाम से अगर राजनीति करते हैं, तो इस मंच पे क्यों नहीं आते? आएंगे नहीं, कितनी तालियां बजा लो, नहीं आएंगे। क्यों? सत्यपाल मलिक जी, अगर आप राजनीति में आगे बढ़े तो एक बात का फैसला करवाओ राजनेताओं से कि ये जो एंटी डिफेक्शन बिल है, इसने लोगों के मुंह पे ताले लगा दिए। अच्छे भले आदमी भी बोल नहीं सकते, जनता की आवाज नहीं उठा सकते, अपनी कौम के लिए नहीं लड़ सकते। ऐसे कानून को संशोधित करना चाहिए या खत्म करना चाहिए। कृषि के 3 कानून संवैधानिक पद होते हुए हमारे भाई सत्यपाल मलिक ने जो करके दिखाया है, अभी रुको, जल्दी ना करो, मेरी बात तो पूरी होने लो। नहीं, मेरी बात सुन लो पहले। मैं इनको ये कहता हूं कि वो 3 कानून तो कृषि से संबंधित थे और उनमें जो सफलता मिली है उसका एक ही कारण है कि किसान के मन में ये बैठ गया
कि अगर ये कानून लागू हो गए तो तेरे को जमीन का मालिक नहीं रहने देंगे, बेजमीना हो जाएगा तू। किसान नेताओं ने भी धैर्य से काम लिया, लेकिन वो नेता थे, नेताओं का तो अपना अपना हिसाब है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक सम्मेलन जब नेताओं का बुलाएं तो उनमें उन किसान नेताओं का भी बुलाओ। पंजाब के अंदर क्या किया, किसान की ताकत को बखेर के रख दिया। कहने लगे चुनाव लड़ेंगे, किसी की 4000 वोट आई, किसी की 7000 वोट आई, और वो एक भ्रम था जो उसको खराब किया। इसलिए बुलाओ उनको भाई, और जो नहीं मानेगा उनका बहिष्कार। जब तक हमारी मानसिकता रहेगी वो नेताओं के ठाठ रहेंगे, ठाठ। और जब इस मानसिकता को खत्म कर दोगे, उन नेताओं की हैसियत खत्म हो जाएगी। आपके मंच पे नहीं बल्कि सामने आके बैठेंगे कि हमारे से गलती हो गई, अब हम हमारे भाइयों के साथ हैं, हम दूर नहीं हैं। करो ये। और एक हमारे जो NRI या दूसरे जो हमारे प्रतिनिधि आए हैं, उनको भी मेरा सुझाव है, मैंने 4 सुझाव जो, एक आपसे मेरा निवेदन है कि एक आप अपना यहाँ कोई हेडक्वार्टर स्थापित करें, कहीं भी करें। वैसे तो 4-5 राज्यों में कर दें तो बहुत, पंजाब में तो कोई लोड ही नहीं। पंजाब में तो आधा एकड़ भी है ना जट के पास। और कहता मुंडा तू कनाडा चला जा, मैं तो भेज देंगा। लेकिन ये अपने वाले भी अब तैयार हो गए, ये भी तैयार है, लेकिन इनको रास्ता नहीं, इनके साथ ठगी बग्गी होती है। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि एक यहाँ पूरा ऑफिस स्थापित करें, और जो बच्ची बाहर जाना चाहती है पढ़ने के लिए, रोजगार के लिए, उसकी आप मदद करें। तो हमारे भी हजारों बच्चे तैयार हैं अब जाने के लिए। बहुत अच्छा। और एक वादा जो हमारे भाई हैं, कहाँ ये बैठे बेंगलोर वाले, आपसे भी मेरा एक अनुरोध है कि जितने जाटों को पैसे कमाने आ गए ना, वो भी एक अपना ऑफिस स्थापित करो और हमारे बच्चों को बताओ कैसे माल पानी बनता है। मुझे दुख होता है इस बात का, देवेंद्र शर्मा नाम के एक कृषि के अर्थशास्त्री हैं, उनके लेख पढ़ता रहता हूं मैं। उन्होंने एक लेख में जिक्र किया बेंगलोर का। बेंगलोर में कॉफी ग्रोवर जो हैं, जो कॉफी पैदा करते हैं, उन किसानों का सम्मेलन था। और उस सम्मेलन में बाहर के अर्थशास्त्री, कृषि से संबंधित अर्थशास्त्री, ट्रेड से संबंधित अर्थशास्त्री और कृषि वैज्ञानिक, ये आए हुए थे। इंग्लैंड के एक अर्थशास्त्री ने, कृषि अर्थशास्त्री ने एक किसान से सवाल किया, उसका मैं हिंदी अनुवाद कर देता हूं। उसने सवाल किया कि 5 सितारा होटल में 1 कप कॉफी के 200 रुपए देने पड़ते हैं, तुम कॉफी पैदा करते हो, तुम बताओ उसमें तुम्हारा हिस्सा कितना है। उस किसान ने कहा कि साहब
मैं तो नहीं बता सकता, मुझे तो ज्ञान नहीं। हम तो कॉफी पैदा की, बेचाए। तो वो खुद बोलता है कि मैं अर्थशास्त्री होने के नाते मेरा ये एनालिसिस है कि 200 रुपए की एक कप कॉफी में उस मेहनत का, उस कमेरे वर्ग का सिर्फ 2 रुपए 37 पैसे हिस्सा है। ये अन्याय नहीं तो और क्या है? तो भाई मैं, बराड़ जी मेरे को कह रहे थे कि भाई वीरेंद्र सिंह, जब आप बोलो तो एमएसपी की बात करना। मैं एक और बात सोच रहा हूं। मैं कहा एमएसपी, अरे जब हमारा हिस्सा ही 2 रुपये 37 पैसे 200 रुपये में, तो इसका मतलब जितनी फसलों की एमएसपी है वो डबल भी हो जाए, किसान फिर भी गरीब रहेगा। हमारा तो इस दौलत में हिस्सा ही नहीं। अभी आपने कहा था कि 145 लोग हैं, 73% दौलत पे कब्जा किए बैठे हैं। भाई सबसे ये कौन भाई कह रहा था, हाँ अबे भाई कह रहे थे कि यहाँ चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। मैं कह रहा हूँ चीफ मिनिस्टर तो बाद में देख लेंगे, पहले इस देश की दौलत में, धन में, संपदा में हमारा हिस्सा बढ़ाओ, कमेरे वर्ग का हिस्सा बढ़ाओ। अब तो ऐसा हो गया, कोई इलेक्शन हो जाए उसमें पैसा बाहुबल। पहले तो मलंग इकट्ठे कर लिया करते, लाठी चला दो, बूथ पकड़ दो। अब तो मलंगों का भी काम खत्म कर दिया है इस पैसे ने। पैसे का खेल होने लग गया देश की राजनीति में। अगर पैसे की अहमियत को राजनीति में खत्म करना है तो इस कमेरे वर्ग का, ये खून और पसीना बहाने वाला जो वर्ग है, इसका हिस्सा बढ़ा दो। अब 2000 रुपए गेहूं का नहीं चलेगा। इसको जहां गेहूं खरीदा नहीं, जैसे मैंने कहा कॉफी की बात करी, गेहूं खरीदने के बाद वैल्यू एडिशन आपसे मैं कर रहा हूं। वैल्यू एडिशन की पहली सीढ़ी, अगर गेहूं का मैदा बनता है तो मैदे का भाव 60 रुपए किलो और गेहूं का भाव 20 रुपये किलो। 20 ही हुआ ना? हाँ, तो भाई हमारे को कम से कम 35-40 तो दे दो। हाँ, वो बीच का माल तो वो लाला ले जाता है, तुम तो बेच के, और फिर उसकी फिर तंदूरी रोटी पे क्या क्या, वो होटल में जाओ तो तंदूरी रोटी भी 200 रुपए की। अरे क्यों ठगी कर रहे हो इस किसान के साथ? इसका हिस्सा दो। अब अगली लड़ाई वैल्यू एडिशन के टाइम कितना बड़ा है, उसमें किसान का हिस्सा एमएसपी के हिसाब से होना चाहिए, ना कि उसकी लागत के हिसाब से। ये हमारा है और ये कर दो, ये होगा। और ये नहीं होगा तो इस देश में गरीबी नहीं जाएगी, इस देश से भूखमरी नहीं जाएगी। इसलिए इस देश की गरीबी और भूखमरी मिटाने के लिए भी मेरे किसान और मेरे जाट का मतलब सिर्फ आप अपने आप ने मत सोचो जाट। जिस दिन आप इकट्ठे होकर निकल गए तो ये सोच लेना, चाहे यादव है, चाहे कुर्मी है, चाहे गुजर हैं, चाहे सैनी हैं, सब साथ लगेंगे। और मेरे को पता है, मैं जानता हूं, मेरा एक दोस्त है 4 बार एमपी रहा, अवतार बढ़ाना गुजर है। तो वो अपने आप को कहता था मैं गुजरों का इमाम हूं। अरे मैंने कहा अवतार, बात तो तेरी ठीक है, हम भी तेरे साथ लग लें तो और ताकत बन जाएगी। ने बोला वाह, जाट अगर बढ़ गए तो मेरी तो इमामी चली जाएगी। तो इसका मतलब राजनीतिक तौर पे तो आप मजबूत हैं, लेकिन जब आप अपना हिस्सा लेके अपनी जेब को मजबूत कर लेंगे, इस देश से गरीबी मिटेगी, इस देश का किसान खुशहाल होगा और इस देश का कमेरा वर्ग जो है वो खुशहाल होगा। इन बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सम्मानित साथी और चौधरी छोटू राम जी की धरोहर के मालिक चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, चौधरी देवीलाल जी की धरोहर के मालिक
चौधरी अभय सिंह जी, मैं और मंच पे बैठे हुए तमाम सम्मानित मित्रों, विदेश से आए हुए बहुत बहुत कामयाब लोगों, अब किसी भाषण की तो ज़रूरत नहीं है। अगर आप मुझे माफ़ी दें तो मैं बिना भाषण के चला जाता हूँ। भाषण इतने भाषण हो गए हैं और कोई बात रही नहीं है जो कही ना गई हो। पर चलिए, जब आया हूं तो आपकी मजदूरी जरूर करूंगा। दोस्तों, इस वक्त हमारे लोगों पे बहुत सख्त वक्त, बहुत कड़ा वक्त है किसानों के ऊपर। पूरे देश में किसान बहुत तरह से सताया जा रहा है और जो सरकार चला रहे हैं उनके खाने और खाते में किसान का कोई नाम नहीं है। जब ये 3 कानून आए और हमारे लोग जाके बैठ गए, वो मरने लगे, 600 लोग जब मर गए, तो फिर मेरे से रुका नहीं गया और मैं अपना इस्तीफा जेब में रख के मैंने सोचा कि लानत है ऐसे पद पे कि मैं उसे लिए बैठा रहूं और हमारे लोग दिल्ली की सीमाओं पे जलील होते रहें। मैं प्रधानमंत्री जी से मिलने गया और मैंने उनको कहा कि देखिए साहब, इनके साथ बहुत ज्यादती हो रही है, इनको कुछ ले दे के निपटा दीजिए। तो उन्होंने कहा चले जाएंगे, क्यों चिंता करते हो। मैंने कहा साहब, आप इनको जानते नहीं हो, ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे। और बराड़ साहब, सिख भाइयों के लिए तो मैंने उनको बताया कि ये तो 300 साल तो भूलते नहीं हैं और किसी लड़ाई में इस तरह का समझौता नहीं करते हैं जैसा आप समझते हो। इनके तो गुरु महाराज के 4 साहबजादे शहीद हो गए थे, लेकिन समझौता नहीं किया था। और मैं आपको डराने नहीं आया, लेकिन मैं आपको सावधान करने आया हूं कि इनके साथ जाति मत करना। ये जब मिसेस गांधी ने ब्लू स्टार ऑपरेशन किया, उसके बाद 1 महीने तक अपने फार्म हाउस पे उन्होंने महामृत्युंजय का पाठ कराया। अरुण नेहरू मेरे अच्छे दोस्त थे, उनके भतीजे थे। उन्होंने कहा फूफी आप तो इसमें यकीन नहीं करती थी। तो उन्होंने कहा कि तुम जानते नहीं हो बेटा, जिसने भी इनका स्वर्ण मंदिर छुआ है वो जिंदा नहीं बचा, ये मुझे मारेंगे। उनको ये इल्हाम था और वही हुआ। फिर जनरल वैद्य मारा गया। तो मैंने कहा साहब, ये छेड़ने की चीज नहीं है, पहले इनके बारे में जानकारी कर लो, फिर आप तय करो क्या करना। और ये हमारे वाले, ये तो 6ठे महीने लाल किले पे जा चढ़ते थे, कभी आगरा में जा चढ़ते थे, कभी दरवाजे, कभी दरवाजा फाड़ लेते थे, कभी कब्र फाड़ देते थे। इनसे भी नहीं लड़ा जाता। तो इनको ले दे के निपटाओ तो आपके हक में रहेगी वो बात। खैर, उस दिन वो उनकी बात समझ में नहीं आई। कुछ दिन बाद आई, देर आए दुरुस्त आए। फिर उन्होंने वही किया जो मैं कह रहा था उनसे, और माफी मांग के कहा कि मैं माफी चाहता हूं और मैं इन 4 कानूनों को वापस लेता हूं। अभी एमएसपी का मामला रुका हुआ है और मैं यहाँ प्रेस हो तो उसके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं सरकार को कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ, धरना खत्म हुआ है। अगर एमएसपी का कानून नहीं बना तो बहुत भयानक लड़ाई देश में होगी किसानों की सरकार के साथ। और मेरे तो 4 महीने रह रहे हैं, मैं तो छोड़ के इसी में कूद पड़ूंगा। इस्तीफा मेरे हर वक्त साथ रहता है, वो मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि मैं अपनी माँ के पेट से गवर्नर नहीं पैदा हुआ था। मैं तो लड़ते झगड़ते हो गया था। तो इस लड़ाई में, और मैं आपको वैसे भी वादा करता हूं कि
रिटायर होने के फौरन बाद मैं किसानों की लड़ाई में पूरी ताकत से कूदूंगा और पूरा देश घूमूंगा। अब एक चीज मैं आपको और जानकारी दिलाना चाहता हूं, खासतौर से राजस्थान के लोगों को। आपको आपके हिस्से का पानी नहीं मिला है। मैं जब कश्मीर में था तो मुझे गडकरी जी का फोन गया कि सतपाल भाई, अमरिंदर मेरे पास बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि आपके और पंजाब के बीच में कोई पानी का समझौता होना है जो 40 साल से नहीं हो रहा है, और उसका नतीजा ये है कि सारा पानी पाकिस्तान को जा रहा है। तो मैंने कहा उनको, अमरिंदर जी को, कि आप कल अपने मंत्री को भेज दें। उसने कहा कल तो नहीं, परसों मेरा मिनिस्टर आ जाएगा। और 40 साल से महबूबा और फारूक अब्दुल्ला उसको लटकाए हुए थे, इसलिए कि वो पानी वहीं जाता रहे जहां जाता था। मैंने 15 मिनट में समझौता करा दिया। इस बात पे अटकाया हुआ था कि कंट्रोल किसका हो। मैंने कहा किसी का कंट्रोल नहीं होगा, जॉइंट सुपरविजन होगा। दस्तखत हो गए, मिठाई बट गई, और आज आपको मैं बताना चाहता हूं कि उस समझौते उस पे काम शुरू हो गया है। कंडी एक इलाका है जम्मू में, जो कंडी माने सूखा इलाका, उसमें 25,000 हेक्टर में सिंचाई होगी, 6,000 हेक्टर में पंजाब में होगी, और उसके बाद भी बहुत पानी बचेगा जो राजस्थान और हरियाणा को मिलेगा। मैं राजस्थान के लोगों से कहना चाहता हूं कि अपने नेताओं को कहें कि थोड़ा सावधान रहा करें और देख लिया करें कि तुम्हारे हिस्से की क्या चीज कहां बकाया है, उसको अपने यहां ले आएं। अब एक मुझे इन्होंने अभय सिंह जी ने एक याद दिलाई चीज, और वो है उसकी नहीं स्वामीनाथन। इसका कोई नाम नहीं जानता था स्वामीनाथन का। मैं बीजेपी का घोषणा पत्र जब लिखा जा रहा था तो मुझे जिम्मेवारी दी गई थी कि एग्रीकल्चर का सेक्शन मैं लिखूंगा। तो मैं जब वो लिखने लगा तो सबसे पहले मेरे जहन में आया कि मैं स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश लिखूं, लेकिन मुझे पता था कि बीजेपी कभी ये नहीं मानेगी। तो मैंने अपने यहाँ के थे अजमेर के सांवरलाल जाट साहब को फोन किया, किसानों के बड़े मजबूत आदमी थे। मैंने कहा कि चौधरी साहब ऐसी ऐसी सिचुएशन है, मेरा मन है कि मैं ये लिखूं, लेकिन ये तो लागू नहीं करेंगे। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मलिक साहब ये कलम रोज नहीं मिलती है, आज मिली हुई है, इसको लिख दो, मनवा तो हम लेंगे। हमारे लोग सड़कों पे बैठ के मनवा लेंगे। और आप हैरत करोगे, वही हुआ। उसके बाद से आज तक जितने किसान आंदोलन छोटे बड़े हुए हैं, उन सब में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करो, ये बात कही गई है, और ये किसी ना किसी दिन पक्की हो जाएगी। इसी तरह एमएसपी है। एमएसपी के बिना हमारा गुजारा नहीं है, और एमएसपी सरकार देना नहीं चाहती है। उसका कारण है सरकार के जो दोस्त हैं। मैं अभी आ रहा था 20 दिन पहले गुवाहाटी आया, मैं वहाँ से मेघालय से। वहाँ उस एयरपोर्ट पे एक लड़की बड़ी मॉडर्न मेरा स्वागत करते हुए मुझे मिली। मैं कहा आप कौन हैं? कि साहब मैं अडानी की तरफ से आई हूँ। मैं कहा अडानी का यहाँ क्या मतलब है? कि नहीं साहब ये एयरपोर्ट अडानी को दे दिया गया। अब अडानी को एयरपोर्ट, उसको सारे जो हैं रेलवेज, शिपयार्ड, सब चीज़ें उसको जा रही हैं। तो ये जो चीज़ है इसको कहीं रोकना पड़ेगा। ये सारा देश बिकने नहीं देना चाहिए हमको। और ये एमएसपी इसीलिए लागू नहीं हो रही है क्योंकि अडानी ने 5,000 वर्ग मीटर का एक बहुत बड़ा गोदाम पानीपत में बना लिया, जिसमें वो गेहूं खरीद के रखेगा। सस्ते पे खरीदेगा, महंगे पे बेचेगा। जी जी क्या कह रहे हैं? भर दिया। हाँ, तो मैं
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी यही कहूँगा। जो पंजाब में किसानों ने किया कि वो उसके अंबानी के टावर गिरा दिए, इन गोदामों को फाड़ दो, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है हमको, और कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा, मैं चलूँगा जेल आपके साथ। ये जो अंबानी है, अडानी तो अब खैर दुनिया का सबसे मालदार आदमी हो गया, देश का तो हो ही गया। कोई पूछे भाई कैसे हो गया, हम तो नहीं हो रहे, हमारा इतने मेहनत करते हैं, बर्बाद हो लिए सब, कोई मालदार नहीं हो रहा, ये कैसे हो रहा है? कुछ तो बताएं प्रधानमंत्री, कैसे मालदार हो रहा है। अंबानी का मैं बताता हूं, उसकी बेटी की सगाई में 300 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, और एक पैसे की चैरिटी नहीं करता, एक पैसा दान नहीं करता। दुनिया के जितने बड़े लोग हैं, संगीत की दुनिया के एक बड़े आदमी हैं लॉर्ड गिल्डोफ, उनका नाम है, वो अपनी सारी आमदनी अफ्रीका के बच्चों की पढ़ाई के लिए दान करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वाला अपना सब दान करता है, ये एक धेला दान नहीं करता। मैं तो ये कहता हूं जगह जगह इसके लिए कि ये इंसान भी नहीं है, सड़े हुए आलू की बोरी है, इनको कोई इज्जत मत दीजिए, इनको सेठ भी मत कहिए, और जब तक इन पे हमला नहीं होगा तब तक ये क्लास रुकेगी नहीं, हम नीचे जाते रहेंगे, ये ऊपर जाते रहेंगे। मैं अब जो आपके काम की बात है वो बताना चाहता हूं कि देखिए, हमारे पास ना तो वो सड़ी हुई हवेलियां हैं कि जिन पे हम कर्जा लेके होटल बना लेंगे, ना हमारे पास महल हैं, ना हमारे पास रुपया है, हम तो छोटी छोटी ज़मीनों के मालिक हैं, उसी में ऊपर नीचे होते रहते हैं। एक ही तरीका है एम्पावर होने का, ताकत हासिल करने का और आगे बढ़ने का, और वो है तालीम का। दुनिया में जिन कौमों ने तालीम की तरफ ध्यान दिया वही तरक्की की है। एक घटना मुझे इंग्लैंड की याद आती है, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, बजट पेश हो रहा था, बजट में सारी मदों में कटौती की गई, लेकिन एजुकेशन में कोई कटौती नहीं हुई। खड़े हो गए विपक्ष के लोग, उन्होंने कहा साहब इसमें कटौती क्यों नहीं हुई? प्रधानमंत्री ने कहा कि टूटे हुए पुल दोबारा बन जाएंगे, मकान दोबारा तामीर हो जाएंगे, कारखाने फिर बना लेंगे, लेकिन अगर एक पीढ़ी तबाह हो गई तो उसको दोबारा खड़ा नहीं किया जा सकता। तो ये जो हमारी पीढ़ी, इसकी तालीम पे अब वो सारी चीज़ें छोड़ दो कि बुढ़े के मरने पे 40 गांव की चिट्ठी फाड़ोगे, बुढ़ा सूरजमल हो जाएगा उससे। उस पैसे को बचाओ। दहेज में आजकल हमारे यहाँ तो 4 छल्ले की गाड़ी मांगते हैं, वो कौन सी है? ओडी। वो मत मांगो। घर में मैं गया अभी, वहाँ हनुमानगढ़ मेरे शिकायत की लोगों ने कि साहब घर में 2 आदमी हैं, मकान 15 कमरे में बना रखा है और 5 बीघे में बना रखा है। क्यों भाई? मैं जब एमपी रह लिया था, एमएलए रह लिया था, मिनिस्टर रह लिया था, तब भी मैं दिल्ली में 2 कमरे के मकान में रहता था। जब मुझसे मिलके चौधरी लोग नीचे उतरते थे तो मेरा ड्राइवर बताता था कि साहब वो कह रहे हैं कि बताओ भाई, ये तो 2 कमरे के मकान में तो रह रहा है। मैंने कहा इनको अकल नहीं है, 2 कमरे का मकान मेरी ताकत है। इस 2 कमरे के मकान की वजह से मैं प्रधानमंत्री से पंगा ले सकता हूं। अगर मेरे पास दौलत होती, मेरे पास इल गॉटन वेल्थ होती, मेरे पास बड़े बड़े महल दुमहले होते तो मैं नहीं लड़ सकता था, क्योंकि ईडी आ जाती अगले दिन, इनकम टैक्स आ जाता। अब तो मैं जब गया कश्मीर में, जब गया तो जाते ही 2 मामले मेरे सामने आए और दोनों में घपला था। मुझे सेक्रेटरी ने कहा जी इनमें गड़बड़ है, तो मैं कहा इनको कैंसिल करो। उन्होंने कहा साहब इनमें 150 करोड़ रुपया है। मैं कहा भाड़ में जाए, मैं तो 5 कुर्ते पजामे में आया हूँ, ऐसा ही जाऊँ। और मैं तीसरे दिन प्रधानमंत्री जी को मिलने गया, मैंने उनको बताया कि साहब ये मामले थे, मैंने कैंसिल कर दिए, आपकी कोई दिलचस्पी हो तो मुझे बताएं, मैं नहीं करूँगा, मैं छोड़ दूँगा। और उसमें अंबानी का भी था एक,
वो जो छोटे वाला अंबानी है वो था उसमें, तो मैं दोनों कैंसिल कर दिए और आज मैं मौत से हूं, किसी चीज से नहीं डरता हूं। मैं आपको ये बताऊं कि जो फकीरी है इसमें बहुत ताकत होती है, अमीरी में ताकत नहीं होती। बहुत मैं शायद लंबा कर गया हूं। साहब बोलो, अच्छा आपको सुनना चाहते हैं साहब, जी, चलिए। तो सुनना चाहते हैं साहब। दूसरे वहां कश्मीर में जब ये 370 हटाने की बात आई तो रात को मुझे गृह मंत्री के यहाँ से आदेश आया कि कल एक चिट्ठी आपको भेजनी है। चूँकि वो असेंबली होती तो असेंबली की चिट्ठी जाती, चूँकि असेंबली थी नहीं, गवर्नर रूल था, तो मेरी चिट्ठी के आधार पे उसको हटना था। तो मैंने चीफ सेक्रेटरी को बुला कहा कि सुबह ये चिट्ठी मैंने ड्राफ्ट कर रखी थी कि सुबह ये चिट्ठी टाइप करा के मेरे साइन करा के दिल्ली भेज दो। उसने कहा साहब हटा रहे हो? मैं कहा जी हाँ हटा रहे हैं। कहने साहब 1000 आदमी मारना पड़ेगा। मैं कहा क्यों? कि यहाँ तो रिवाज है, यहाँ तो बुरहान वानी जब मरा था तो 150 आदमी तो उसके मरने पे अब मरे थे, थानों में घुस जाएंगे, हथियार लूट लेंगे, लोग हमला कर देंगे और पता नहीं क्या क्या अफरा तफरी होगी। मैंने कहा कुछ नहीं होने का, चिड़िया भी नहीं बोलने की। उसने कहा आपको कैसे ये भरोसा है? मैं कहा मैंने 4 महीने में एक ही काम किया है, मैंने इनमें सेंस ऑफ फैटिग डाल दी है कि 200 लड़के ले दुनिया में दूसरे नंबर की फौज से लड़के कुछ हासिल नहीं होगा, जो होगा बातचीत से होगा, कोई नहीं लड़ेगा। इन तीनों चीफ मिनिस्टरों को गिरफ्तार करना अगर कुत्ता भी भौंक ले, और वही हुआ, कुछ नहीं हुआ। और मैं आपसे ईमान से बता रहा हूं, मेरे 1 साल 2 महीने के टर्म में मुझे एक भी दिन गोली नहीं चलवानी पड़ी लोगों के ऊपर। मैंने पत्थरबाजी रुकवा दी, मैंने जो वो भर्ती थी नई वो रुकवाई, और लोगों को समझा दिया कि इसमें कुछ नहीं है। मैंने 1 साल में 44 कॉलेज दिए, 1 साल में। जहाँ जो मांगता था उसे फौरन डिग्री कॉलेज दे देता था। मैंने मुफ्ती सईद के एक साथी थे जो मेरे भी दोस्त हैं, अब तो उनकी डेथ हो गई पिछले कुछ महीने पहले। उनका नाम था, बुढ़ापा आ गया, कुछ याद नहीं रहता। नहीं, उनके मुजफ्फर बेग साहब तो मुझे मिलने आने वाले थे जम्मू के उसमें गवर्नर हाउस में। थोड़ा देर हो गई, मैंने पूछा साहब क्या हो गया? कहने लगे यार मुझे इसने ये जो अपनी नहीं ये ना ये जो वो थी ना उनकी, नहीं यार उनकी जो जी ना तो वो जो इसके हुर्रियत के चीफ थे जिलानी साहब कि उन्होंने मुझे बुला लिया था। तो मैंने कहा क्या कह रहे थे? कहने लगे सही बता दूं? मैं कहा बताओ। कहने लगे कह रहे थे यार इस गवर्नर से तो डील हो सकती है। मैंने पूछा कैसे? कहने लगे तो जब बात करता है दिल निकाल के हथेली पर रख लेता है, कोई तिकड़म की बात ही नहीं करता। तो मैंने खैर फिर उसे फ़ोन किया, उसने कहा सर मेरी तरफ से आप अमित शाह साहब आने वाले थे, उनको ये कह देना कि 30 साल में पहली बार हम उनका बायकाट नहीं करेंगे। उनका बायकाट नहीं किया। मेरे बराबर की सीट पे वो बैठे थे, उन्होंने कहा सतपाल बायकाट क्यों नहीं किया इन्होंने? मैं कहा जी कुछ नहीं ऐसे कि नहीं बात बता। मैं कहा साहब इसलिए नहीं किया कि हम इनकी बेइज्जती नहीं करते, ये हमारी नहीं करते। तो कुल मिला के एक ऐसा बात था, वहाँ मैंने अपना टेलीफोन नंबर सबको दे दिया था, जो चाहे फ़ोन करे। रात के 2 बजे फ़ोन आता था, मैं उठाता था, खुद उठाता था, जवाब देता था। मैं व्हाट्सएप कॉल पे भी एक्ट करता था। एक बच्चे का व्हाट्सएप आ गया कि गवर्नर साहब मेरी बहन और मैं दोनों बोर्ड का इम्तहान दे रहे हैं लेकिन दोनों फेल हो जाएंगे। मैं क्यों?
कहने हमारे यहाँ बिजली नहीं है और लाइन हमारे यहाँ 1.5 किलोमीटर दूर है। मैंने अगले दिन वो जापानी एक जनरेटर होता है छोटा, वो भिजवाया, 6 बल्ब भिजवाए। तो उसने सारे कश्मीर में घुमा दिया व्हाट्सएप के, ऐसे ऐसे मेरे एक व्हाट्सएप पे ये हो गया। मैंने कहा बेटे यही नहीं हुआ, तू जरा सी तसल्ली कर, मैं 15 दिन में तेरे यहाँ लाइन खिंचवाऊंगा। मैंने बिजली वालों से कहा कि जो 1.5 किलोमीटर दूर लाइन है वहाँ से इसके घर तक लाइन खींच दो। उसके यहाँ लाइन खींच गई और जिस दिन, आप यकीन करें, जिस दिन उसके यहाँ ट्रांसफार्मर लगाने के लिए बिजली वाले लेके गए तो 5-7 गांवों के लोग ढोल ढपड़े लेके उस ट्रांसफार्मर का स्वागत करने आए। तो कुल मिला के अगर आप ठीक से काम करें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। अब तो वहाँ बात बहुत बिगड़ चुकी है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा, ना मेरा कहना ठीक है। मेरे रहते हुए कोई टेररिस्ट श्रीनगर में घुसने की हिम्मत नहीं करता, आता ही नहीं। अब तो वहाँ घुस के पुलिस के लोगों को मार रहे हैं, सीआरपी के लोगों को मार रहे हैं, कोई डर नहीं है किसी तरह का। और ये सारी चीज़ डर से नहीं होती, ये इकबाल से भी होती है। सरकार का अगर इकबाल है तो लोग आपका कहना मानेंगे, नहीं है तो वो लड़ जाएंगे। मैं कश्मीर पे मुझे इतना नहीं बोलना था, मैं बेमतलब इतना लंबा बोल गया। मैं ये पीछे से एक आवाज़ आ रही कि जाटों पे बोल दो कुछ। मैं जाटों पे, जाट तो इतने विद्वान लोग होते हैं, इन पे क्या बोल दूं। एक ही बात बोलना चाहता हूं कि अपने बच्चों को तालीम दो, और ख़ास तौर से लड़कियों को। मैं 4-5 जगह गवर्नर रहा हूं और सब जगह मैं कॉन्वोकेशन में जाता था। 30 मेडल होते थे तो 10 लड़कों के और 20 लड़कियों के होते थे। और मैं जगह जगह कहता था लड़कों को कि भाई कुछ शर्म कर लो, तुम तो खाना भी बनाना नहीं जानते, और अगर यही कुश्ती का मेडल लेंगी, यही मुक्केबाजी का मेडल लेंगी, यही पढ़ाई का मेडल लेंगी तो तुम क्या करोगे। लेकिन वो है, आपके यहाँ भी गड़बड़ है, छोटी उम्र बढ़ते ही नशा पकड़ लेते हैं। इससे बचाओ। लड़की से तो पूछते हो शाम को कहाँ गई थी, कहाँ से आ रही हो, इससे नहीं पूछते लड़के से कहाँ गया था और कहाँ से आप। इससे सख्ती के साथ पेश आइए और इसको सही रास्ते की तरफ ले जाइए। और ये बड़े घर बनाना, काज करना, दहेज देना, इस सब को छोड़ के इनकी पढ़ाई पे खर्चा करिए। इनकी पढ़ाई पे खर्चा करोगे तो आपकी नई पीढ़ी खड़ी हो जाएगी और आप बहुत दूर तक जाओगे। मैं कह रहा हूँ आप पे कुछ नहीं है, सिर्फ यही एक रास्ता है जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। मैं बहुत लंबा कर गया। हाँ क्या, अरे छोड़ो जी। अब मुझे पीछे से एक और मशवरा दिया जा रहा है कि जाटों को ये समझाओ कि एकता रखनी चाहिए। ये इनको कौन समझा देगा कि एकता रखनी चाहिए। ये तो सगे भाई के साथ तो एकता रखते नहीं है। मुझे एक वो है जिसने ये हीर रांझा लिखी है, उसका नाम है, नाम भूल जाता हूं मैं, वारिस शाह, सही कह रहे हैं। वारिस शाह ने लिखा कि जाट में 17 अवगुण होते हैं। वो सारे तो मैं आपको गिनाऊंगा तो मेरी स्टेज पे जूते आएंगे, वो मैं नहीं गिनाऊंगा, लेकिन 3 गिना रहा हूं। एक तो ये कि अपने सगे भाई के साथ भी न्याय नहीं करेगा। दूसरा ये कि अपने भाई के दूसरे की जूतियों में बैठेगा, भाई के सिंहासन पे नहीं बैठेगा, और कभी न्याय नहीं करेगा। तो इससे निकलो, मिल के चलो, एक दूसरे की मदद करो, छोटी मोटी चीज़ों पे झगड़े मत करो, मुकदमेबाजी मत करो और आगे बढ़ो। मेरे पास इतना ही कहने को है और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत बुरा वक्त आने वाला है हमारी कौम के ऊपर, आया हुआ है अभी भी।
चूंकि धरती भी हमारे खिलाफ है, हम अगर मिल के रहेंगे, हिम्मत से रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे तो दुनिया में कोई हमको नहीं मिटा सकता है। और असली चीज़ है तालीम। तालीम अपने बच्चों को दिलवाइए, इनको आगे बढ़ाइए, और ख़ास तौर से बच्चियों को। आप तो इनको पैदा भी नहीं होने देना चाहते, आपका बस चले तो ये पैदा ही ना हो, लेकिन जब ये पैदा हो जाती हैं तो ये दूर तक जाती हैं, ये मेडल लेती हैं। अब आप देखो, राजस्थान में तो कुछ लोग आपके दूल्हे को भी घोड़ी पे नहीं बैठने देना चाहते थे, और जब आपकी बच्ची IRS होके जाती है तो वही लोग उसको सलाम करते हैं। तो तालीम की ये ताकत। एक और चीज़ मैं बता के अपनी बात ख़त्म करूँगा। लीबिया का जो तानाशाह था गद्दाफी, उसको जिन्होंने मारा, उन्होंने उसका दफ्तर रेड किया और उसमें एक डायरी मिली। उस डायरी में तानाशाह ने लिखा था कि मुझे सबसे ज़्यादा आनंद तब आता है जब मैं देखता हूँ लिटिल कोंडोलीज़ा राइस अमेरिका की विदेश मंत्री थी, हल्की फुल्की सांवले रंग की शक्ल सूरत में, साधारण से भी नीचे, लेकिन विद्वान थी, मेहनती थी, पढ़ के बनी थी। वहाँ हमारी तरह सिफारिश से विदेश मंत्री नहीं बनता है। तो उसने लिखा कि मैं जब लिटिल कोंडी को देखता हूँ शेखों को धमकाते हुए तो मुझे बहुत आनंद आता है। तो ये हमारी लिटिल कोंडी लड़कियाँ जब साहिबान को इनको धमकाएंगी दफ्तर में तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इनको तालीम दिलवाइए, आगे बढ़ाइए, और शादी की जल्दी मत करिए कि भाई वो राड़ काट दो और जल्दी भेज दो और ये करिए। उसको तालीम दो, फिर उसके बाद वो कहीं जाना चाहे किसी कंपटीशन में, उसमें बिठाओ और उसको आगे बढ़ाओ। बहुत लंबा हो गया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ और रहूँगा। गवर्नरशिप को छोड़ के